हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता के युग का आरंभ, या फिर कहें दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ किस प्रकार हुआ। तो दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ से पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है और जानेंगे जो पहले 3 युद्ध हुए किस तरीके से उनके बाद जो शीत युद्ध था उसका आरंभ होता है, और फिर शीत युद्ध में ही किस तरीके से दो महाशक्ति सामने उभर कर आती हैं। तो शीत युद्ध से अभिप्राय है दो महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं पर आधारित संघर्ष और तनाव की चली लंबी श्रृंखला जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ। यह लड़ाई विचारधाराओं की जीत और हार की थी, और यह सिद्ध करना कि दुनिया के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर कौन सी विचारधारा सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि जो शीत युद्ध था वो दो विचारधाराओं, दो महाशक्तियों के बीच में विचारधाराओं पर आधारित संघर्ष था। अब इन दो महाशक्तियों के बीच में कौन सी विचारधाराएं थीं, तो ये मैं बताऊं। यहाँ पर देखोगे तो देखो, अमेरिका जो था वो एक महाशक्ति था, दूसरा सोवियत संघ था। और अमेरिका का जो नेतृत्व करने वाला, जो अमेरिका नेतृत्व करता था, वो पश्चिमी गुट का करता था। और यहाँ पर क्या था, लोकतंत्र और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरी तरफ सोवियत संघ था जहाँ पर साम्यवाद और समाजवादी व्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से सोवियत संघ साम्यवाद, समाजवादी व्यवस्था या कहें साम्यवाद समाजवादी विचारधाराओं पर आधारित था, और पूंजीवादी लोकतांत्रिक विचारधाराओं पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो इस प्रकार इन दोनों विचारधाराओं को लेकर इनके बीच में एक लंबा संघर्ष, तनाव चला शीत युद्ध में, जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध का मतलब शीत, बिल्कुल ठंडा था, कोई खून खराबा नहीं हुआ। और यह लड़ाई विचारधाराओं की जीत और हार की थी। ये क्या थी, दोनों पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दोनों के बीच में हार और जीत की एक कह सकते हैं होड़ लगी हुई थी। और यह सिद्ध करना कि विश्व स्तर पर कौन सी ऐसी विचारधारा है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर लोगों के लिए, देशों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी को लेकर संघर्ष चला था। अब थोड़ा जाएंगे, उससे पहले हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए 1914 से 18 में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध आपका हुआ था 1939 से 45। शीत युद्ध आपका हुआ था 1945 से 1991 तक। तो ये शीत युद्ध आपको ध्यान रखना है, 1945 से 91 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में हुआ था। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो आपका यहाँ पर देखना मैन है, क्योंकि इसके ही आधार पर हम देखेंगे किस तरीके से दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है। तो जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र शामिल थे। और दूरी राष्ट्र में देखें तो जर्मनी, इटली, जापान थे। ठीक है, मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ और ब्रिटेन और रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये थे। ये क्या थे, युद्ध में शामिल थे। यहाँ पर देखा जाए तो युद्ध में जो इटली, जर्मनी, जापान को बहुत बड़ी हार चुकानी पड़ती है, इसका बहुत बड़ा मुआवजा चुकाना पड़ता है युद्ध का। और जिसमें इसकी जो युद्ध की समाप्ति होती है दूसरे विश्व युद्ध की, जब होती है जब अमेरिका अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो क्षेत्र जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराए, जिसका नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ये दो बम थे जो कि या आगे पीछे गिराए जाते हैं, और इस प्रकार क्या होता है, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराए गए थे उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उसमें बताऊंगा। बट आज हम इसमें दो ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ है उसी पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमें पता चला कि दो ध्रुवीय विश्व, दूसरे विश्व युद्ध का जो समाप्ति थी वो जब होती है जब अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो क्षेत्र हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। अब हम देखें दो ध्रुवीय विश्व के उदय के जो कारण थे वो क्या थे। जो दो ध्रुवीयता के उदय के कारणों पर चर्चा करें तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होता है, विश्व स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ ही एक ऐसी दो महाशक्ति बचती हैं, क्योंकि उधर जर्मनी, जापान, इटली तो हार चुके थे। अब सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ थे जो भारी महाशक्ति थे, बहुत बड़ी महाशक्ति थे विश्व की। उधर ब्रिटेन, वो भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तो यहाँ पर अमेरिका, सोवियत संघ थे। अब इन्होंने एक एक गुट बना लिया, जैसे पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट गया।
पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट के नाम के साथ ये इनका उभार होता है, मतलब उभरते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध, अब इनके बीच में संघर्ष क्यों होता है, ये आमने सामने क्यों आते हैं, युद्ध क्यों होता है, युद्ध की श्रृंखला कैसे शुरू होती है इनके बीच में विचारधाराओं की लड़ाई, क्योंकि इन्होंने जो तीसरे विश्व युद्ध में संपत्ति जीती थी, जैसे कि कहें साम्राज्य हो गया, नदी मतलब सॉरी नदी नहीं कहेंगे, जैसे उपनिवेश हो गए, उपनिवेश मतलब किसी देश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, या कि झील वगैरह, ऐसी कई सारी चीज़ें थी। संसाधनों को लेकर इनके बीच में क्या थे, अविश्वास तनाव हो गए थे। ये संसाधन जो उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जीते थे, उनको लेकर इनके बीच में अविश्वास पैदा हुआ, ठीक है। और इनको ये भी एक इनके बीच में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि मैंने सबसे ज़्यादा युद्ध में पैसा खर्च किया है, अमेरिका कह रहा था मैंने, सोवियत संघ कहता था मैंने। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, जैसे जर्मनी को बांट देते हैं, बर्लिन को बांटते हैं, फिर इस तरीके से है ना, कई सारे जैसे उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये इन सब पर अधिकार करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये तनाव संघर्ष उभरते हैं। और जिसके साथ देखें कि पश्चिमी गुट जो था उसका नेतृत्व अमेरिका करता था, और पूंजीवादी लोकतंत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। यहाँ पर क्या था, पश्चिमी गुट जो था वो अमेरिका उसका नेतृत्व करता था, और यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो पूंजीवाद लोकतंत्र के विचारों पर आधारित थी। दूसरी तरफ देखें तो सोवियत संघ उसका नेतृत्व करता था पूर्वी गुट का, बट यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो साम्यवाद और समाजवादी विचारधाराओं पर आधारित थी, ठीक है। दोनों महाशक्तियां दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। अब ये अपनी अपनी विचारधाराओं को फैलाने के लेकर पूरे दुनिया के हिस्सों में तुली पड़ी थी कि हर देश में मेरी विचारधाराओं क्या हो, स्थापित हो जाए, वो हर एक देश मेरे अंडर में आ जाए। इस तरीके से ये दोनों तुले पड़े थे कि भैया किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, अधिकार करना है किसी भी देश पर, अपनी विचारधारा स्थापित करनी है, ताकि हम सोवियत संघ से आगे निकल सकें। अमेरिका कहता था सोवियत संघ से आगे निकल सके, सोवियत संघ चाहता था हम अमेरिका से पूंजीवादी व्यवस्था से आगे निकल सकें। सॉरी। तो दोनों इन दोनों में क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों में इसको लेकर पूरी तुल गई थी कि किस तरीके से अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जाए। पूरा विश्व क्या होता है, दो गुट में विभाजित हो जाता है, और इस तरह यूरोप को दो भागों में बट जाता है। यूरोप क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। अब अमेरिका क्या था, पश्चिमी यूरोप में था, तो वो पश्चिमी देशों को अपने अंडर में कर लेता है, और जो पूर्वी यूरोप था जिसमें सोवियत संघ था, सोवियत संघ सारे पूर्वी यूरोपों को अपने अंडर में कर लेता है, और वहाँ पर साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था स्थापित कर देता है। तो इस तरीके से ये कारण थे कि जिसकी वजह से क्या होता है, दो ध्रुवीयता का उदय हुआ, दो ध्रुवीय विश्व का उदय होता है। अब यहीं पे देखें तो जो पश्चिमी गुट था और पूर्वी गुट का उदय देखें, तो अब क्या होता है, ये आमने सामने आ जाते हैं पूरे अमेरिका और सोवियत संघ। अब अमेरिका खुले तौर पर क्या करता है, पूर्वी गुट के खिलाफ कई सारे संगठन बनाता है। अब दुनिया के सभी छोटे देशों ने अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुविधाएं अनुसार किसी एक महाशक्ति में शामिल और पिछलगू बन गए। अब क्या था, पूरे जो देश था, अब तो क्या था भाई, शीत युद्ध स्टार्ट हुआ 1945, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब ऐसे में जो अमेरिका और सोवियत संघ थे, इन्होंने क्या करा, विश्व स्तर पर सभी छोटे छोटे देशों को, अपनी विचारधाराओं को छोटे देशों में स्थापित किया, उनको अपने अंडर में किया। और कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने क्या करा, स्वतंत्र तौर पर अपनी सुविधा अनुसार किसी एक गुट में जाना सही समझा। उन्होंने सोचा कि हम इसमें जाएंगे तो हमें राजनीतिक, आर्थिक ये सहायता मिलेगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, सारे जो दुनिया के देश थे वो किसी न किसी गुट में शामिल हो गए। अब पश्चिमी गुट ने पश्चिमी यूरोप के तथा दुनिया के अन्य देशों को अपने गुट में शामिल किया, और पश्चिमी गुट को मजबूत करने के लिए तथा पूर्वी यूरोप और पूर्वी गुट के खिलाफ अनेक संगठनों का निर्माण किया। अब जो पश्चिमी गुट अमेरिका था, उसने भैया अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अपने को शक्तिशाली महाशक्ति बनाने के लिए, उसने पश्चिमी गुट के सभी देशों को तो शामिल किया ही, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी अपने अंडर में शामिल करना शुरू कर दिया। और पश्चिमी गुट को मजबूत करने के लिए उसने क्या करा, पूर्वी गुट के खिलाफ कई सारे संगठन बनाए जो पूर्वी गुट से मुकाबला कर सके। जैसे पहला संगठन बनाया गया नाटो। नाटो क्या था, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसमें 12 सदस्य देश शामिल थे, और इसका उद्देश्य था एक साथ मिलकर पूर्वी गुट के देशों का मुकाबला करना। इन्होंने क्या करा, अमेरिका वालों ने, जो पश्चिमी गुट था, अमेरिका जिसका नेतृत्व कर रहा था, उसने एक नाटो नाम का संगठन बनाया, सैनिक संगठन, जो पूर्वी यूरोप मतलब कि सोवियत संघ से बदला लेने, उसका मुकाबला करने के लिए था। और इसमें 12 देश शामिल थे, और इन सब का उद्देश्य था कि भैया कोई भी अगर पूर्वी गुट का हम पर हमला करता है तो हम 12 के 12 देश क्या करेंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे, हमला मानेंगे सब अपने ऊपर, और उसका मिलजुल कर मुकाबला करेंगे। फिर पश्चिमी गुट ने दूसरा बनाया जिसका नाम था सीटो, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। ये 8 सितंबर 1954 में बना। और तीसरा बना सेंटो,
तो इसको कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। ये 24 फरवरी 1954 को बना। अब यहाँ से क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों गुट, पूर्वी गुट पश्चिमी गुट, अब आमने सामने आ जाते हैं। खुले तौर पर सैनिक संगठनों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ताकि अपनी जो सुरक्षा भी की जा सके और अपने गुट को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके, अपनी विचारधाराओं को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। अब पूर्वी गुट क्या होता है? पूर्वी गुट सोवियत संघ था, पूर्वी गुट सोवियत संघ ने भी पूर्वी यूरोप के देशों को तथा दुनिया के अन्य देशों को अपने खेमे में शामिल किया। अब पूर्वी गुट थोड़ा, अब सोवियत संघ भी तो थोड़ा पीछे रहने वाला था, उसने भी उसको देखकर क्या करा, पूर्वी गुट के पूर्वी जो यूरोप था, पूर्वी यूरोप के देशों को अपने में शामिल किया, साथ ही साथ दुनिया के अन्य देशों को भी अपने में शामिल करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अब इसने भी क्या करा, पश्चिमी गुट के खिलाफ एक संघर्ष और तनाव को मद्देनजर रखते हुए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक संगठन बनाया जिसे वार्सा पैक्ट कहते हैं। पहले इसमें देखते हैं, पूर्वी यूरोप में अपनी विचारधारा का विस्तार किया और उन देशों में साम्यवादी पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। हाँ, ये जो सोवियत संघ था, इसने भी पूर्वी यूरोप में अपनी विचारधारा का विस्तार किया और जितने भी देश उसके अंडर में आए, जैसे 15 गणराज्य थे, तो 15 गणराज्य में उसने क्या करा, साम्यवादी विचारधाराओं पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया, इधर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। अब पूर्वी गुट ने क्या करा, सोवियत संघ ने जो वार्सा पैक्ट बनाया, ये किसके खिलाफ? नाटो के खिलाफ था। 24 मई 1955 में स्थापना हुई और वार्सा पैक्ट का उद्देश्य था कि पश्चिमी गुट नाटो के द्वारा किए गए हमले का मिलकर बदला लेना। अगर नाटो का कोई भी सदस्य हम पर हमला करता है तो हम सब उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और इसका खुले तौर पर जवाब देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से भैया जो दो ध्रुवीय विश्व होता है वो आरंभ हो जाता है, दो महाशक्तियाँ एकदम आमने सामने आ जाती हैं और शीत युद्ध क्या होता है और ज़्यादा गर्मा जाता है। और अगर आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर, तो उसमें क्यूबा मिसाइल संकट भी देखेंगे और सारी, जैसे कि कई सारे ऐसे शीत युद्ध के दायरे थे, कोरिया संकट हो गया या फिर वियतनाम का संकट हो गया, कांगो, इस तरीके से क्या होता है, ये बहुत एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं क्योंकि ये अपना विचारधाराओं का विस्तार करना चाहते थे इन देशों में। तो ये था हमारा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी भेज दें, और साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं इनको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, बहुत सही है। तो थैंक यू सो मच।